कि जी, तो ग्लाउकोमा की हम बात कर रहे थे, तो वैसे इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो नॉर्मल होता है ना, वो हमेशा होता है 10 टू 21 एमएम ऑफ एचजी। ये आपको एमसीक्यूज़ में आता है और वैसे भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, तो 10 टू 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए, ठीक है? और एवरेज की बात करें तो वही इन दोनों के सेंटर में, यानी 16 ±3, यानी 16 से 3 कम भी और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है एवरेज, ठीक है? देखिए, हमने ग्लाउकोमा की आपको जो डेफ़िनेशन बताई थी ना, वो बड़ी मज़े की डेफ़िनेशन है और वो रूल आउट किसको कर देती है, नॉर्मोटेंसिव ग्लाउकोमा को, ठीक है ना? इसलिए आपने कभी भी ये नहीं कहना ग्लाउकोमा की डेफ़िनेशन में कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज़्ड इज़ नोन एज़ ग्लाउकोमा। इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हुआ उसको ग्लाउकोमा नहीं कहते, क्योंकि नॉर्मोटेंसिव ग्लाउकोमा भी तो है ना, उसमें तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है ही नॉर्मल, तो फिर वो ग्लाउकोमा में तो इस तरह शामिल ही नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमने आपको जो डेफिनेशन बताई थी कि प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है, विद विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स एंड रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर। बेशक रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है रिस्क फैक्टर एक मेजर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये हो, ठीक है? अब हम बात करते हैं नॉर्मोटेंसिव ग्लाउकोमा की, ठीक है? तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व हेड, ठीक है? ऑप्टिक नर्व का जो हेड है ना, उसकी हुई होती है कपिंग एंड विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट, ठीक है? ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन इट्स विद नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ठीक है? इंट्राओक्यूलर प्रेशर आपको नॉर्मल मिलेगा। नॉर्मोटेंसिव ग्लाउकोमा की ये डेफिनेशन है, ठीक है? तो इससे मालूम ये हुआ कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको फिर भी कपिंग भी मिल रही है और वियर फील्ड डिफेक्ट्स भी मिल रही हैं, ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो इसको नॉर्मोटेंसिव ग्लाउकोमा कहेंगे। इसकी जो काजेज़ है ना, पैथोजेनेसिस है ना, वो अभी तक फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है? बहरहाल जो ग्लाउकोमा की आगे क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है कि एक होता है प्राइमरी ग्लाउकोमा, ठीक है? सीधा-सीधा ग्लाउकोमा हो गया भाई। यही बात है, ऑप्टिक नर्व की कपिंग हो गई, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स हो गए और इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी रेज़ हो गया, ठीक? ये नॉर्मल हो गया, ठीक है? डेफिनेशन के जो अकॉर्डिंग होगा उसको कहेंगे नॉर्मल है ये ग्लाउकोमा है, ठीक है? दूसरा कौन-सा है जी? दूसरी जो टाइप है वो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा है, ठीक है? प्राइमरी ओपन एंगल यानी जिसमें एंगल मैंने आपको समझाया था कि ये जो एंगल है एंटीरियर एंगल, ठीक है? ये सिलियरी बॉडी और ये आइरिस और कॉर्निया के दरमियान में जो एंगल है, ठीक है? प्राइमरी एंगल ओपन एंगल यानी एंगल ओपन है और ग्लाउकोमा हुआ है, ठीक है? दूसरा है जी प्राइमरी एंगल क्लोजर कि इधर एंगल ये हो गया क्लोज, ठीक है? तो ये वाला ग्लाउकोमा आ गया। दूसरा ग्लाउकोमा की टाइप जो है वो है सेकेंडरी ग्लाउकोमा। ये तो प्राइमरी हो गया ना, यानी प्राइमरी का हमेशा आपने वर्ड जिधर भी आएगा आपने याद रखना है कि प्राइमरी अगर ग्लाउकोमा है, इसका मतलब है कि जो डिजीज़ है एज इट इज़ वो ग्लाउकोमा के रिलेटेड ही है, ठीक है ना? यानी कि यहीं की कहीं जो मतलब ट्रेबिकुलर मशवर्क और जो पूरे का पूरा सिस्टम कहानी हमने पढ़ाई थी आपको, ठीक है? वहीं कहीं उसकी फॉर्मेशन या ज़्यादा हो रही है या ड्रेनेज कम हो रही है, जो एक्वस ह्यूमर की, ठीक है ना? एक्वस ह्यूमर की या तो प्रोडक्शन ज़्यादा है या ड्रेनेज कम हो रही है, तो इसकी वजह से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये प्राइमरी काज़ होगी, ठीक है? सेकेंडरी काज़ की कोई कहीं और जगह की वजह से, कोई और बीमारी है, आगे कॉर्निया की बीमारी आ गई, ठीक है? कॉर्निया पे कहीं अल्सर आ गया कि उसकी वजह से अगर हो जाए तो वो सेकेंडरी काज़ होगी, ठीक है ना? समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सेकेंडरी ओपन एंगल भी होता है कि सेकेंडरी काज़ की वजह से कॉर्निया में प्रॉब्लम की वजह से सेकेंडरी काज़ हो गई ना, तो उसकी वजह से अगर एंगल क्लोज़र होगा तो सेकेंडरी एंगल क्लोज़र, और उसकी वजह से अगर एंगल ओपन ही है लेकिन फिर भी कोई ट्रेबिकुलर मेशवर्क में कहीं छोटी जो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह आ गए, तो वो होगा कौन सा जी, सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। एक होता है कंजेनिटल, तीसरी टाइप। पहले प्राइमरी वाले हो गए, सेकेंडरी वाले हो गए, और उनमें भी हमने डिवाइड कर दिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी ओपन एंगल भी हो सकते हैं, क्लोज एंगल भी हो सकते हैं, ठीक? अब तीसरी जो टाइप है वो कंजेनिटल है, ठीक है? वो कौन सी टाइप है जी, कंजेनिटल। कंजेनिटल वो होगी जो बच्चे जो नियोनेट्स होते हैं ना, उनमें शुरू से ही ग्लाउकोमा डेवलप हुआ होता है, ठीक है? उनको क्या कहेंगे, कंजेनिटल ग्लाउकोमा है, ठीक है? और प्राइमरी कंजेनिटल ग्लाउकोमा है उनको, ठीक है? जुवेनाइल कंजेनिटल ग्लाउकोमा भी होता है और नॉर्मल टेंसल
नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा भी, यानी लो टेंशन ग्लाउकोमा, ठीक है। ये टाइप्स हैं ग्लाउकोमा की। पैथोजेनेसिस की हम बात करें ना, कि असल में ये ग्लाउकोमा हो क्यों रहा है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट और ऑप्टिक नर्व डिजनरेशन हो कैसे रही है, ठीक, वो समझने की बात है पैथोजेनेसिस, ठीक, वो हम आपसे बात करेंगे। ओके जी, तो पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लाउकोमा की बात कर रहे हैं हम। देखिए, रेटिना की जो गेंग्लियन लेयर है ना, गेंग्लियोनिक सेल लेयर, रेटिना की 10 लेयर्स में से जो गेंग्लियोनिक सेल लेयर है उसकी बात स्पेसिफिकली करेंगे। उसमें सेल्स होते हैं कुछ जिनको कहते हैं रेटिनल गेंग्लियन सेल्स, ठीक है। वो सेल्स न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, यानी न्यूरोट्रोपिन्स ले रहे होते हैं। कहाँ से? ब्रेन से, ठीक है। देखिए ना, ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन के साथ वो जुड़े हुए हैं। रेटिना का जो पार्ट है गेंग्लियोनिक सेल्स वाला, या जो सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ दी क्या है, रेटिना है, ठीक है। एक आउटर और इनर है ना, इनर लेयर जो है रेटिना की वो ले रही है किधर से, न्यूरोट्रोपिन, ब्रेन से। तो ब्रेन से न्यूरोट्रोपिन क्यों ले रही है? ताकि वो अलाइव रह सकें ये सेल्स, गेंग्लियोनिक सेल्स ऑफ द रेटिना, एक तो अलाइव रहें और दूसरा अपना नॉर्मल फंक्शन करते रहें। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें ये न्यूरोट्रोपिन्स गेंग्लियोनिक सेल्स को नहीं मिल रही, तो होगा क्या, वो ना तो अलाइव रहेगी ना ही अपना फंक्शन कर सकेगी, ठीक है। और होगा क्या कि एपोप्टोसिस होना शुरू हो जाएगी, यानी प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। इन सेल्स की प्रोग्राम डेथ होना शुरू हो जाएगी, और प्रोग्राम डेथ होना शुरू हो जाएगी तो नेबरिंग सेल्स क्या करेंगी, इनको खाएंगी, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा जी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा होगा। और नेक्स्ट इसकी वजह से होगा क्या, जो रेटिनल नर्व फाइबर्स है ना, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इससे ऑप्टिक नर्व फाइबर्स डैमेज होंगे, और ऑप्टिक नर्व फाइबर्स अगर डैमेज हो रहे हैं तो ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस आएंगी, और साथ ही साथ क्या, विजुअल फील्ड में डिफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जो पेशेंट होगा उसकी कंप्लेन क्या होगी जी, उसकी कंप्लेन ये होगी कि मुझे सही नहीं दिखता, सामने सीधा तो देख लेता हूँ, यानी टनल विजन ठीक है उसकी, लेकिन साइडों में पेरिफ्रीज में उसको चीज़ें सही से नहीं नज़र आ रही, ठीक है। चीज़ों से चलते चलते उसको ठोकरें लगेंगी, ठीक है। ठोकरें लगती हैं जिस शख्स को, उसको तो हम कुछ समझते नहीं है, लेकिन उसको हो सकता है कि ग्लाउकोमेटिक डिस्क चेंजेस आई हों, उसकी टनल व्यू ना हो, आसपास देखता ही ना हो, तो इधर भी ठुड्डा लगेगा, उधर भी ठुड्डा लगेगा, और होगा एट द एंड डायग्नोस्टिक जो डायग्नोसिस होगा वो क्या बनेगा जी, ग्लाउकोमा बनेगा। और भी काजेज़ हो सकती हैं ठुड्डे लगने की, वो बाद में आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो इटियोलॉजी ऑफ जो ग्लाउकोमा है ना, उसके लिए 2 तरह की थ्योरीज़ पेश की गई हैं। एक है मैकेनिकल थ्योरी और दूसरी है इस्कीमिक थ्योरी, ठीक है। मैकेनिकल थ्योरी क्या है? मैकेनिकल थ्योरी क्या कहती है जी? मैकेनिकल थ्योरी ये कहती है कि रेज़्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर जब होगा आई में, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जब रेज़ हुआ तो वो असर डालेगा लेमिना क्रिबरोसा पर, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेच की सिचुएशन पैदा करेगा किधर, लेमिना क्रिबरोसा के ऊपर। लेमिना क्रिबरोसा आप पूछेंगे कौन सी जगह है, तो ये वो जगह है जहाँ ये रेटिना बना रहा हूँ मैं, और ये आई बाल बना रहा हूँ, समझिए, ठीक है। और ये ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जहाँ से आई बाल के अंदर इंटर हो रही है ना, इस जगह को क्या कहते हैं जी, इस जगह को आई बाल के अंदर जहाँ से इंटर हो रही है इसको क्या कहेंगे, लेमिना क्रिबरोसा, क्या कहेंगे, लेमिना क्रिबरोसा। तो जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज़ हो गया, मिसाल के तौर पर यहाँ पे पूरी आई में ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, ये रेज़ हो गया, ये आई बाल पूरी कर लेते हैं आगे से भी, तो इंक्रीज़ हो गया प्रेशर, ठीक है। तो उसकी वजह से स्ट्रेच की सिचुएशन पैदा होगी लेमिना क्रिबरोसा के ऊपर। उसकी वजह से क्या होगा कि एक्सोप्लाज्म जो है, एक्सोप्लाज्म क्या है कि न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन नहीं यार, ये जो ऑप्टिक नर्व है ना, ऑप्टिक नर्व, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व फाइबर्स हैं, उनमें एक्सोप्लाज्म, यानी न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। सेल बॉडी होती है ना एक न्यूरॉन में, और एक एक्सोन होता है, ठीक है। सेल बॉडी से एक्सोन में जो फ्लूइड ट्रेवल कर रहा होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोप्लाज्म में जो है तो फ्लो ठीक नहीं होगा, फ्लो रुक जाएगा। उसकी वजह से होगा क्या कि न्यूरोट्रोपिन्स जो मिल रहे थे ना
किसको जी? गैंग्लियोनिक सेल्स को, वो नहीं मिलेंगे। तो गैंग्लियोनिक सेल्स को नहीं मिलेंगे तो वो डिस्ट्रक्शन और वही पैथोजेनेसिस हो जाएगी, पैथोलॉजी काज हो जाएगी, जो मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है। दूसरी थ्योरी क्या कहती है जी? वो कहती है इस्केमिक थ्योरी के लो परफ्यूजन है, यानी कि ब्लड का जो प्रेशर है ना, वो ऑप्टिक नर्व में सही नहीं जा रहा, ठीक है। उसकी वजह से गैंग्लियोनिक सेल्स तक फ्लो नहीं पहुंच रहा, वही सिस्टम एक्सोप्लाज्म फ्लो सही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही उनको, लो परफ्यूजन की वजह से। तो इसकी जो काजेज हो सकती हैं वो वेजोस्पाज्म हो सकता है, ठीक है ना। या तो इसका जो रेगुलेटरी ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है आई का, अपनी जो है तो ब्लड सप्लाई मेंटेन करने का, वो डैमेज हो जाए, या वेजोस्पाज्म हो जाए, वसल्स सिकुड़ जाएं इसकी। माइग्रेनस कंडीशन हो सकती है, या रेनॉल्ड्स फिनोमिना एक कंडीशन है, उसमें ये हो सकता है, ठीक है। या फिर सिस्टेमिक नोक्टर्नल हाइपोटेंशन, ठीक है ना। एक और चीज़ है सिस्टेमिक नोक्टर्नल हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन की तो बहुत सारी डिजीज़ आपने देख ली ना, ये याद रखनी है आपने कि नॉकटर्नल यानी सोते वक्त रात को जो लोग ज़्यादातर हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं ना, वो कुछ ड्रग्स भी लेते होते हैं, सोने से पहले ले लेते हैं, सुबह ले लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि वो उस वजह से भी हो सकता है, और वैसे भी जो है रात के वक्त सोए हुए बंदे को अगर हाइपोटेंशन हुई तो उसकी वजह से भी ये चेंजेस आएंगी ऑप्टिक डिस्क के अंदर, ऑप्टिक नर्व के अंदर। और पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता दी है वही होगी, लेकिन होगी कैसे? लो परफ्यूजन की वजह से। ये थ्योरी है, ठीक है ना। ये भी थ्योरी है मैकेनिकल के इंट्राओक्यूलर प्रेशर की वजह से हुई, दूसरी है इस्कीमिया की वजह से। तो ये चीज़ हमें असिस्ट करेगी किसमें? नॉर्मोटेंसिव ग्लाउकोमा में ये भी असिस्ट कर रही है, क्योंकि उसमें ये नॉर्मल होता है, ठीक है। ओके, तो ग्लाउकोमा को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं, ठीक है। ग्लाउकोमा आपको देख के नहीं पता लगेगा कि भाई इसका इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया है, कम हो गया है, या जो भी चेंजेस आई हैं डिस्क के ऊपर, वो आपको देखने से वैसे ही नज़र नहीं आएंगी, बल्कि टेस्ट करने पड़ेंगे स्पेशल तरह के, ठीक है। उनमें पहला टेस्ट जो है वो है टोनोमीटर।